हे गाइस। तो इस वीडियो के अंदर हम बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक वाला क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर स्टॉक का प्राइस गिवन है फॉर एन डेज एंड हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है गिवन डेट कि आप जो है सिर्फ के ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। एक ट्रांजेक्शन का मतलब है कि आपने एक स्टॉक को बाय किया और उसको सेल कर दिया, और जो आपको डिफरेंस मिलेगा वो आपके प्रॉफिट में ऐड हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, कि अगर आपने किसी स्टॉक को बाय कर लिया, किसी एक स्टॉक की यूनिट को बाय कर लिया, तो आप दोबारा से एक और उसकी यूनिट को बाय नहीं कर सकते जब तक आप पिछले वाली यूनिट को सेल नहीं कर देते। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सोचिए। सोचा नहीं हुआ? कोई बात नहीं यार, बहुत बढ़िया। हर किसी का वैसे भी फैंग में होता भी नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ, साथ मिलकर सॉल्व करते हैं चलो। एक तो इस क्वेश्चन के अंदर वेरिएबल्स बहुत ज्यादा हैं, तो पहले उनको फिक्स करो। क्वेश्चन में आपको एन डेज के स्टॉक का प्राइस गिवन है और आप एटमोस्ट के ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले आप के को जो है 1 रख दो, ताकि थोड़ा सोचना आसान हो जाए। तो इस केस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो मैंने मान लो एक एरे लिया जिसके अंदर जो है 5 एलिमेंट्स है, ए बी सी डी ई। तो एन जो है हमारा 5 के बराबर हो गया, और के की वैल्यू जो है वो है हमारी 1। 1 मतलब कि एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है, तो आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को एक बार बाय करोगे, उसके बाद उसको सेल कर दोगे। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो आपको बताना है कितना हो सकता है। इसमें भी अगर मैं एक पार्ट को फिक्स कर दूं, मान लो आपने जो है किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे गए और ये आपने फिक्स कर दिया कि आप जो है उस पर्टिकुलर स्टॉक को उस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर ही बाय करोगे। तो मान लो आपने जो है बी के ऊपर उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर लिया है। तो इसके बाद क्वेश्चन क्या बचा कि आपको जो है सी डी और ई, इनमें से जो है मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। वो आपका जो है सेल की वैल्यू हो जाएगी, और उसके बाद आप क्या करोगे, सेल माइनस बाय। ये आपका जो है प्रॉफिट बन जाएगा। तो अगर मेरे को सारे केस को कंसीडर करना है, तो मैं क्या करूंगा, हर एक इंडेक्स पे जाऊंगा और ऐसा एज्यूम करूंगा कि मैं जो है उस पर्टिकुलर स्टॉक को उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू के ऊपर ही बाय कर रहा हूं, और उसके बाद उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेल की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूंगा उसके आगे आने वाली एलिमेंट्स के अंदर, और उसके बाद उनको सब्ट्रैक्ट करके एक पोटेंशियल प्रॉफिट मेरे को मिल जाएगा। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, मान लो मैं सबसे पहले ए के ऊपर गया, तो हमारा जो है ए पॉइंट के ऊपर अगर मैंने स्टॉक को बाय किया है, तो हमारा पोटेंशियल प्रॉफिट क्या होएगा, मैक्सिमम वैल्यू इन बी सी डी ई माइनस ए। अगर मैं बी के ऊपर उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय करता हूं, तो हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ सी डी ई माइनस बी। सिमिलरली मैक्सिमम ऑफ डी ई माइनस सी, मैक्सिमम ऑफ ई माइनस डी। सो ये हमारे जो है पोटेंशियल प्रॉफिट्स हो सकते हैं, और इसमें से जो भी हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी तक के पार्ट को हम कोड में देख लेते हैं। तो अभी हमको सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी थी। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, लोकल वेरिएबल मैक्स प्रॉफिट वैल्यू, उसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब मैं हर एक इंडेक्स के ऊपर जाता हूँ और बाय को फिक्स कर दूंगा। तो मैं अभी ith इंडेक्स के ऊपर है, तो मैंने बाय को फिक्स कर दिया, जो कि हो गया मेरा बाय इक्वल टू प्राइसिस ऑफ आई। अब मेरे को क्या करना है कि i+1 से लेके एंड ऑफ द एरे के अंदर सेल की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो मैं सेल को जो है सबसे पहले मैक्स सेल को -1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। उसके बाद मैं i+1 से लेके एंड ऑफ द एरे तक आइटरेट करूंगा। और उसके बाद मैं इस मैक्स सेल की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। जैसे ही मैक्स सेल की वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, तो हमको एक पोटेंशियल प्रॉफिट मिल चुका है। तो अब मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि मैक्स सेल जो है वो -1 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर मैक्स सेल -1 के बराबर है तो इसका मतलब है कि हम जो है किसी भी वैल्यू के ऊपर आइटरेट कर नहीं पाए, क्योंकि उस टाइम पे जो बाय है वो लास्ट इंडेक्स के ऊपर है। तो उस टाइम पे हमको कोई भी पोटेंशियल प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे ये -1 की कंडीशन लगा देता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैक्स प्रॉफिट वैल्यू को अपडेट कर दूंगा। तो इस टाइम के ऊपर मेरे को ये मैक्स प्रॉफिट वैल्यू मिल चुकी है, गिवन डेट कि मेरे को सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है। बट इस पर्टिकुलर अप्रोच में एक दिक्कत है, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जा चुकी है। इट्स बिकॉज मान लो मैंने जो है उस पर्टिकुलर स्टॉक को ए के ऊपर बाय किया,
तो सेल की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को आगे के सारे एलिमेंट्स के ऊपर आइटरेट करना पड़ेगा। सिमिलरली जब मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को बी के ऊपर बाय करूंगा तो मेरे को फिर से जो है सी, डी और ई के ऊपर आइटरेट करना पड़ेगा। तो हर एक इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को सेल की वैल्यू निकालने के लिए दोबारा से एक ऑर्डर ऑफ एन की अप्रोच लगानी पड़ेगी टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। तो इस वजह से जो है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एन इंटू एन ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चली जाती है। पहले एन इस वजह से क्योंकि आप हर एक इंडेक्स पे जाके बाय को फिक्स कर रहे हो, तो बाय की कॉम्प्लेक्सिटी एन है। उसके बाद सेल को कैलकुलेट करने के लिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी एन है, क्योंकि आप आगे आने वाले एलिमेंट्स के ऊपर आइटरेट करते हुए ये देख रहे हो कि मैक्सिमम वैल्यू कौन से इंडेक्स पे मेरे को मिल सकती है। अभी तक जो हमने अप्रोच लगाई उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, जब मैं आई इक्वल टू जीरो पे था तो मेरे को एन माइनस वन बार आइटरेट करना पड़ रहा था जे के ऊपर। जब मैं आई इक्वल टू वन पे था तो मेरे को एन माइनस टू बार करना पड़ रहा था। आई इक्वल टू टू पे था एन माइनस थ्री बार। जब मैं आई इक्वल टू एन माइनस वन पे होऊंगा, जब मेरे को एक भी बार नहीं करना, तो इस हिसाब से जो हमारी टोटल आइटरेशंस लगी वो क्या बनी, जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री से लेके एन माइनस वन। तो जब आप इसको सम करोगे तो इसका सम क्या बन जाएगा, एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई टू। तो ये जो है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी बन चुकी है। अब हमको इस पर्टिकुलर अप्रोच को थोड़ा ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा ताकि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम से कम ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन या ऑर्डर ऑफ एन तक चली जाए। आप थॉट प्रोसेस देख रहे हो, आपने सबसे पहले के की वैल्यू को फिक्स किया, उसके बाद एक ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाई, एंड नाउ अब हम उस ब्रूट फोर्स अप्रोच को ऑप्टिमाइज करेंगे। देन हम हमारी के की वैल्यू को धीरे धीरे करके इंक्रीज करेंगे, एंड हर एक इंक्रीज के ऊपर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से सोचेंगे, फिर उस चीज को ऑप्टिमाइज करेंगे। अब आप वन ट्रांजेक्शन वाली अप्रोच में सोचो कि ऑप्टिमाइजेशन की गुंजाइश है कहाँ पे। नाउ अगर आप इस पर्टिकुलर केस को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आप क्या कर रहे हो, इस टाइम के ऊपर आप मान लो आई इज इक्वल्स टू जीरो के ऊपर हो, तो उस टाइम पे आप बी, सी, डी और ई में से मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे होते हो। अगर आप आई इज इक्वल्स टू वन के ऊपर हो तो आप सी, डी और ई में से मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे होते हो। आई इज इक्वल्स टू टू के ऊपर हो तो आप मैक्सिमम वैल्यू डी और ई में से निकाल रहे होते हो। आई इज इक्वल्स टू थ्री के ऊपर आप मैक्सिमम वैल्यू ई में से निकाल रहे होते हो। नाउ अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, मैं इस पर्टिकुलर वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए पीछे से स्टार्ट करता हूं। इन मैक्सिमम वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए उससे फायदा ये होगा, मान लो मैंने आई इज इक्वल्स टू टू के ऊपर ये पता लगा लिया है कि डी और ई में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब मैं उस आंसर को जो है आई इज इक्वल्स टू वन में यूज कर सकता हूं, क्योंकि आई इज इक्वल्स टू वन के अंदर मेरे को सी, डी, ई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जिसके अंदर मेरे को ये ऑलरेडी पता है कि डी ई वैल्यूज के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि वो मैंने आई इज इक्वल्स टू टू के अंदर ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था। तो इस टाइम के ऊपर आई इज इक्वल्स टू वन के टाइम के ऊपर मैं क्या करूंगा, मैं ये सिर्फ इन दो वैल्यूज को कंपेयर करूंगा। एक है कि सी और दूसरी है जो हमको यहां से मैक्सिमम वैल्यू मिली थी उसको। नाउ इस टेक्निक को ध्यान में रखते हुए मैं हर एक इंडेक्स के आगे आने वाले एलिमेंट्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू ऑर्डर ऑफ वन में कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो मान लो मैंने जो है इस पर्टिकुलर इंडेक्स आई इज इक्वल्स टू थ्री के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो आई इज इक्वल्स टू टू के ऊपर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ डी कोमा पिछले वाले केस की वैल्यू। सिमिलरली आई इज इक्वल्स टू वन के ऊपर क्या आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ सी कोमा इस वाले केस की वैल्यू, पिछले वाले केस की वैल्यू जो कि है आई इज इक्वल्स टू टू का। तो आई इज इक्वल्स टू जीरो वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ बी कोमा इस वाले केस की वैल्यू। नाउ अब मैं इन सारी वैल्यूज को किसी एक न्यू एरे में स्टोर करके रख लूंगा। इस न्यू एरे को फॉर्म करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी हमारी ऑर्डर ऑफ एन ही होगी, क्योंकि मेरे को हर एक इंडेक्स के ऊपर जाके ऑर्डर ऑफ वन ही टाइम लग रहा था टू फाइंड आउट कि उसके आगे आने वाली एलिमेंट्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या है। जैसे ही वो मेरा एरे फॉर्म हो जाता है तो मैं पिछले वाले केस के अंदर जब मैं वन ट्रांजेक्शन वाले केस को सॉल्व कर रहा था उस टाइम के ऊपर सेल की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी लग रही थी, बट इस न्यू एरे को इस्तेमाल करने के बाद मेरे को जो है ऑर्डर ऑफ वन टाइम ही लगेगा, जिसकी वजह से हमारी जो फाइनल कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ वन में बदल जाएगी। अब हमें इस चीज को ऑप्टिमाइज करना है। अब हम क्या करेंगे, प्री कंप्यूटेशन के थ्रू ये पता लगा लेंगे कि एक ith इंडेक्स के आगे क्या मैक्सिमम वैल्यू उसको मिल सकती है। यहाँ पे मैं एक और वेक्टर बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं सारी की सारी जो मैक्स सेल की वैल्यू है वो ऑलरेडी स्टोर करके रख लूंगा। तो मैक्स सेल इन ऑर्डर वन।
तो इस पर्टिकुलर वेक्टर को मैं जो है -1 से इनिशियलाइज कर दूंगा। अब मैक्स सेल इन ऑर्डर 1 एट n-1 इंडेक्स जो है वो -1 के बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे हमको n-1 के आगे आने वाले एलिमेंट्स के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू बतानी है सेल की, बट उसके आगे कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसकी वजह से हम उसको -1 ही पुट कर देंगे उस इंडेक्स के ऊपर। तो अब हमको 0 से लेके n-2 के ऊपर वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। एंड एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर वैल्यू निकालने के लिए हमको दो वैल्यूज को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले आप इस एग्जांपल को देखो एक बार, ए बी सी डी ई। तो अगर मेरे को अगर सीथ इंडेक्स के ऊपर निकालनी है मैक्स सेल इन ऑर्डर 1 की वैल्यू, तो वो किसके बराबर हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू इन डी कोमा ई, और अगर कोई आगे एलिमेंट्स होते तो। सिमिलरली अगर मेरे को बी के ऊपर मैक्स सेल इन ऑर्डर 1 निकालना है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी सी कोमा डी कोमा ई, और उसके अगर आगे एलिमेंट्स है तो। बट ये जो है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, जो मैक्स सेल इन ऑर्डर 1 एट सीथ इंडेक्स के बराबर है। तो इसकी वजह से हमको अब सिर्फ दो वैल्यूज को कंपेयर करना है, जो कि है सी कोमा मैक्स सेल इन ऑर्डर 1 एट सीथ इंडेक्स। तो इस वजह से 14th लाइन के ऊपर हमको सिर्फ दो वैल्यूज को कंपेयर करना होगा। एक हो जाएगा प्राइसेस ऑफ आई प्लस 1 कोमा मैक्स सेल इन ऑर्डर 1 एट आई प्लस 1 इंडेक्स। अब इस तरीके से हमने मैक्स सेल इन ऑर्डर 1 वाले वेक्टर को ऑर्डर ऑफ n के अंदर कंप्यूट कर दिया है। अब इस पर्टिकुलर वेक्टर को हम यूज करेंगे इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर, क्योंकि हमको मैक्स सेल वैल्यू निकालनी थी ith इंडेक्स के बाद, वो हमने ऑलरेडी प्री कंप्यूट करके रख ली है, जिसकी वजह से अब हमको ऑर्डर ऑफ n से सीधा ऑर्डर ऑफ 1 कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी टू कैलकुलेट दिस मैक्स सेल वैल्यू। तो इसको हम हटा देंगे और यहाँ पे सीधा का सीधा इस वाले वेक्टर को पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने मैक्स प्रॉफिट वैल्यू को ऑर्डर ऑफ n के अंदर कंप्यूट कर दिया है, गिवन डेट कि हमको सिर्फ एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी थी। नाउ अब हमारा k इक्वल टू 1 ट्रांजैक्शन वाला केस सॉल्व हो चुका है कि हमको ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी ही लगेगी टू फाइंड आउट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम प्रॉफिट हमको क्या मिलेगा। नाउ अब मैं k को जो है 1 से 2 पे लेके जाता हूँ। अब हमको दो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है। दो ट्रांजैक्शन वाले केस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इसको जो है मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूंगा मैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -/1 प्लस सेल 1 -/2 प्लस सेल 2, राइट। अब वन ट्रांजैक्शन वाले केस के अंदर हमारे पास -/1 प्लस सेल 1 था, जिसके अंदर हम /1 को फिक्स कर देते थे और उसके आगे आने वाले एलिमेंट्स के अंदर सेल 1 की वैल्यू निकालते थे। तो सिमिलरली टू ट्रांजैक्शन वाले केस के अंदर मैं क्या करूंगा? /1 सेल 1 /2 को फिक्स कर दूंगा और उसके बाद उनके आगे आने वाले एलिमेंट्स के अंदर सेल 2 की मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूंगा। तो इस वजह से इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n 4 चली जाएगी। बट पिछले वाले केस के अंदर जैसे हमने प्री कंप्यूट करके सेल 1 की वैल्यू ऑर्डर ऑफ 1 में कैलकुलेट कर ली थी, सिमिलरली इस केस के अंदर भी हम प्री कंप्यूट करके सेल 2 की वैल्यू ऑर्डर ऑफ 1 में निकाल लेंगे, जिससे इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारी ऑर्डर ऑफ n क्यूब तक चली जाएगी। बट ऑब्वियसली n क्यूब जो है वो अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो हम जो है अब इसको और इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि तीन वैल्यूज को जो है फिक्स कर रहे थे। मान लो अब मैं जो है इन फर्स्ट दो वैल्यूज को फिक्स करता हूं, तो उसके बाद मेरे को जो है /2 प्लस सेल 2 मतलब सेल 2 माइनस /2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। नाउ मान लो इस गिवन एरे के अंदर आपने जो है /1 को इधर फिक्स कर दिया है और सेल 1 को इधर फिक्स कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है, इन बचे हुए तीन एलिमेंट में आपको सेल 2 माइनस /2 की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। और अगर मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूं कि मेरे को इन वाले एलिमेंट्स के अंदर एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करनी है। एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने की जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी ऑर्डर ऑफ n। तो इस वजह से इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वो दोबारा से ऑर्डर ऑफ n क्यूब चली जाएगी कि /1 और सेल 1 को अगर आप फिक्स करोगे तो उसके आगे आने वाले एलिमेंट्स के अंदर आपको ये पता लगाना है कि एक ट्रांजैक्शन करने पे मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिलेगा। तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपकी वो ऑर्डर ऑफ n ही थी, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ऑर्डर ऑफ n क्यूब दोबारा से बन जाएगी।
बट अगर आप किसी तरीके से ये पता लगा लो ऑर्डर ऑफ वन के अंदर कि एक इंडेक्स के आगे अगर मैं एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता हूं उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हमको क्या मिल सकता है। नाउ दोबारा से हम जो है वन ट्रांजेक्शन वाला केस देखते हैं। तो इस केस के अंदर हम क्या कर रहे थे, हम हर एक इंडेक्स के ऊपर जा रहे थे, बाय को फिक्स कर रहे थे और उसके आगे आने वाले एलिमेंट्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, बट क्योंकि मेरे को जो है ओवरऑल आंसर चाहिए था, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए था, तो इस वजह से मैंने ये चार वैल्यूज निकाली। बट मान लो मेरे को जो है वन ट्रांजेक्शन सिर्फ बी सी डी और ई में से करना होता, तो उस टाइम पे मेरे को सिर्फ ये तीन वैल्यूज चाहिए होती, राइट। अगर मेरे को सी डी ई में से अगर एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी होती तो उस टाइम पे मेरे को सिर्फ ये लास्ट की दो वैल्यूज चाहिए होती। अगर मेरे को सिर्फ डी और ई में से एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी होती, डी और ई एलिमेंट्स में एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी होती, तो मेरे को सिर्फ ये सिंगल वैल्यू चाहिए होती। अभी हमको हर एक इंडेक्स का पोटेंशियल प्रॉफिट पता है कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर बाय करेंगे तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या आएगा। तो अगर मेरे को सिर्फ बी सी डी ई में से निकालना है तो ऑब्वियसली मैं सिर्फ ये लास्ट की तीन वैल्यूज में मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा हूँ। क्योंकि मेरे को हर एक इंडेक्स के ऊपर पोटेंशियल प्रॉफिट पता है। मान लो इसकी वैल्यू जो है लैम्डा 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू लैम्डा 2 है, ये लैम्डा 3 है, लैम्डा 4 एंड ये लैम्डा 5, वेयर लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू दिस वैल्यू एंड सो ऑन। लैम्डा 5 की जो वैल्यू है वो 0 है क्योंकि एक एलिमेंट के ऊपर एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तो उसका पोटेंशियल प्रॉफिट जो है वो 0 होगा। तो अब मेरे को क्या करना है, इस लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 एंड लैम्डा 5 इसके ऊपर मेरे को प्री कंप्यूटेशन लगानी है सो डैट कि मैं एक इंडेक्स के आगे ये बता पाऊं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अगर i इक्वल टू 0 है तो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है लैम्डा 1 से लेके लैम्डा 5 तक की। अगर i इक्वल टू 1 है तो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है लैम्डा 2 से लेके लैम्डा 5 की। अभी अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपने ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। जब आप सेल 1 की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे थे तो उस टाइम पे आप यही कर रहे थे, क्योंकि आपको उस टाइम पे भी ये पता लगाना था कि i इक्वल टू एक पर्टिकुलर इंडेक्स के आगे आने वाले एलिमेंट्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सिमिलरली आपको इस केस के अंदर भी यही पता लगाना है कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स के आगे आने वाले एलिमेंट्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। सेम हम पीछे की तरफ से जाएंगे एरे के अंदर और मैक्सिमम प्रॉफिट पता लगा लेंगे किसी एक इंडेक्स के आगे। यहाँ पे बस ए बी सी डी ई की जगह लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 और लैम्डा 5 आ जाएगा। दैट्स इट। नाउ अब k इक्वल टू 2 ट्रांजेक्शन के लिए हमको ये कैलकुलेट करना है कि अगर मैं ith इंडेक्स के आगे वन ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता हूं तो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिलेगा इन ऑर्डर ऑफ 1। तो उसको करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन सारे के सारे पोटेंशियल प्रॉफिट्स को एक जगह पे स्टोर करके रख लूंगा। तो मैं यहाँ पे एक वेक्टर बनाता हूं, पोटेंशियल प्रॉफिट व्हेन k इक्वल टू 1 विच इज k1, और उसका साइज जो है प्राइसिस डॉट साइज के बराबर ही होगा और उसको जो है मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं। और अब इस टाइम के ऊपर पोटेंशियल प्रॉफिट जो है हमारा वो मैक्स सेल माइनस बाय के बराबर हो जाएगा। और हमको ये भी पता है कि पोटेंशियल प्रॉफिट एट n-1 इंडेक्स जो है वो -1 के बराबर ही होगा क्योंकि उस टाइम पे हमको मैक्स सेल की वैल्यू मिल ही नहीं पाई थी। तो हम यहाँ पे 17th लाइन के ऊपर वेक्टर को -1 से इनिशियलाइज ही कर देंगे क्योंकि एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट चाहिए, बट n-1 इंडेक्स के ऊपर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो हम वहाँ पे एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हमने पोटेंशियल प्रॉफिट को उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर -1 रख दिया है। नाउ लेट से हमारी जो पोटेंशियल प्रॉफिट की वैल्यू है वो ए बी सी डी ई है, तो उस टाइम पे हमारा जो मैक्स प्रॉफिट वैल्यू है वो मैक्सिमम ऑफ ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई के बराबर हो जाएगा। तो ये वो वाला केस है जिसके अंदर हमको 0 से लेके n-1 इंडेक्स तक के एलिमेंट्स के अंदर वन ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी थी। तो जो है ये इसका आंसर, अगर मेरे को 1 से लेके n-1 तक के एलिमेंट्स के अंदर वन ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी होती तो उस टाइम पे आंसर हो जाता बी कोमा सी कोमा डी कोमा ई के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू। अगर 2 n-1 तक के एलिमेंट्स के अंदर वन ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी होती तो आंसर हो जाता सी कोमा डी कोमा ई। तो आप सीधा सीधा देख सकते हो कि ये वाला आंसर को जो है मैं इधर यूज कर सकता हूँ
तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ बी कोमा 2 कोमा n माइनस 1 तक। तो ये सेम केस बन गया मेरा जो हमने अभी ऊपर ये सॉल्व किया था। नाउ अब अगर सिमिलर सिमिलर काम हो रहे हैं तो मैं इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को जो है एक्सट्रैक्ट आउट कर लेता हूं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूं, प्री कंप्यूटेड एरे, जिसके अंदर मैं एक वेक्टर पास करूंगा जिसके ऊपर हमको प्री कंप्यूटेशन लगानी है। नाउ ये वाले कोड को हम इधर कॉपी कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर प्री कंप्यूटेड एरे डाटा का साइज है वो एरे साइज के बराबर हो जाएगा, एरे डॉट साइज के बराबर। और हमने जो है यहाँ पे -1 से ही इनिशियलाइज किया है इस चीज को। और यहाँ पे फिर हम इन सारी वैल्यूज को भी चेंज कर देते हैं। इस फंक्शन का नाम थोड़ा हम बेहतर दे देते हैं, क्योंकि हम इस फंक्शन के अंदर प्री कंप्यूटेड किस चीज के ऊपर कर रहे हैं कि हमको एक इंडेक्स के आगे आने वाले एलिमेंट्स के अंदर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, प्री कंप्यूटेड मैक्सिमम वैल्यू। तो उस टाइम के ऊपर ये -1 जो है जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स के ऊपर इसकी वैल्यू -1 ही रहेगी, क्योंकि उसके आगे कोई भी एलिमेंट्स है नहीं। नाउ इस प्री कंप्यूटेड मैक्स वैल्यू को हम यूज कर लेंगे, प्री कंप्यूटेड मैक्स वैल्यू फंक्शन को। इसके अंदर हम प्राइसेस पास कर देंगे। और मैं ये सारा कोड एक बार हटा देता हूँ, ये वाले कोड को भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। उसके बाद प्री कंप्यूटेशन ऑन पोटेंशियल प्रॉफिट, जो प्री कंप्यूटेड मैक्स वैल्यू ऑफ पोटेंशियल प्रॉफिट K1 वेक्टर के बराबर हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे R लगा दिया मैंने। अब आपकी मैक्स प्रॉफिट की वैल्यू जो है वो प्री कंप्यूटेशन ऑन पोटेंशियल प्रॉफिट एट 0th इंडेक्स के बराबर हो चुकी है। ये प्री कंप्यूटेशन ऑन पोटेंशियल प्रॉफिट एरे जो है वो आपको आगे आने वाले पोटेंशियल प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू बताता है, वो करंट पोटेंशियल प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करता है, जिस वजह से मैक्स प्रॉफिट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमको पोटेंशियल प्रॉफिट एट 0th इंडेक्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा कंपैरिजन के अंदर। तो अब आपको जो है एक ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर ये पता है कि एक इंडेक्स के आगे अगर मैं एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता हूं तो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिलेगा। तो उस हिसाब से हमारी जो 2 ट्रांजेक्शन वाले केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तक चली गई है, कि बाय वन और सेल वन को हमने फिक्स किया और उसके बाद ऑर्डर ऑफ 1 में ये पता लगा लिया कि उसके आगे आने वाले एलिमेंट्स के अंदर अगर मैं एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता हूं तो उसकी मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगी, और वो हमने ऑर्डर ऑफ 1 में कैलकुलेट कर लिया था। तो इस वजह से उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n इंटू एन इंटू 1 में कन्वर्ट हो गई थी, विच इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। ये n जो है बाय 1 का है, ये n जो है सेल 1 का है, और ये 1 जो है 1 ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने का है एक इंडेक्स के आगे। नाउ अभी तक हमने 2 ट्रांजेक्शन वाले केस के अंदर ऑर्डर ऑफ n4 से ऑर्डर ऑफ n क्यूब तक गए थे, फिर ऑर्डर ऑफ n क्यूब से अब ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर तक चले गए हैं। अब हमको इसको और ऑप्टिमाइज करना है, जिसके अंदर हम ऑर्डर ऑफ n के अंदर ये पता लगा पाए कि 2 ट्रांजेक्शन वाले केस का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। एंड यस, यू हैव गेस्ड राइट। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ बाय 1 को फिक्स करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को ही हम ऑर्डर ऑफ 1 में निकाल ले। तो स्टार्टिंग में हमने बाय 1 सेल 1 बाय 2 को फिक्स किया था, उसके बाद हमने बाय 1 सेल 1 को फिक्स किया, और अब जो है हम सिर्फ बाय 1 को फिक्स कर रहे हैं। अब आप थोड़ा 1 ट्रांजेक्शन और 2 ट्रांजेक्शन को थोड़ा कंपेयर करना। मान लो मैंने ये फिक्स कर दिया है कि मैंने बाय 1 को ए इंडेक्स के ऊपर बाय किया है, तो बाय 1 की वैल्यू जो है वो ए है, इस केस में भी और इस केस में भी। बट 1 ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि आपकी जो सेल 1 की वैल्यू है वो या तो बी होगी या सी होगी या डी होगी या ई होगी। बट 2 ट्रांजेक्शन वाले केस के अंदर आपकी जो सेल 1 माइनस बाय 2 प्लस सेल 2 की वैल्यू जो है
वो बी सी डी ई नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू होगी बी प्लस एक ट्रांजेक्शन में परफॉर्म करता हूं सी डी ई के अंदर, सी प्लस एक ट्रांजेक्शन में परफॉर्म करता हूं डी ई के अंदर, डी प्लस एक ट्रांजेक्शन में परफॉर्म करता हूं ई के अंदर, ई प्लस जीरो। तो अगर मैं सेल वन माइनस बाई टू प्लस सेल टू को एक सेल न्यू लिखता हूं और उसके बाद मैं ये बोलता हूं कि आपको सेल न्यू की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, गिवन डेट कि उसकी वैल्यूज है बी प्लस सी डी ई, बी प्लस वन ट्रांजेक्शन इन सी डी ई, सी प्लस वन ट्रांजेक्शन इन डी ई, डी प्लस वन ट्रांजेक्शन इन ई प्लस वन ट्रांजेक्शन इन फर्दर टर्म्स विच इज जीरो। तो अब आपका टू ट्रांजेक्शन वाला केस जो है वन ट्रांजेक्शन जैसा ही हो गया है। पिछले केस के अंदर हमने सेल वन की मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी और हम ये कोशिश कर रहे थे कि ऑर्डर ऑफ वन के अंदर हम सेल वन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ले। सिमिलरली इस केस के अंदर हमको सेल न्यू की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, गिवन डेट कि आपके जो एलिमेंट्स है वो अब बी सी डी ई नहीं होंगे, अब आपके जो न्यू एलिमेंट्स ऑफ एरे होंगे वो ये सब होंगे। मैं उनको अगर ऐसे म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री एंड म्यू फोर के हिसाब से लिख देता हूं तो आपका जो न्यू एरे बन जाएगा वो बन जाएगा म्यू जीरो, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री एंड म्यू फोर। एंड इसके अंदर आपको ऑर्डर ऑफ वन के अंदर ये बताना है कि एक इंडेक्स के आगे अगर मैं सेल न्यू की मैक्सिमम वैल्यू निकालता हूं तो वो क्या बनेगी। तो उस हिसाब से आप टू ट्रांजेक्शन वाले केस को भी ऑर्डर ऑफ वन में कंप्यूट कर पाओगे। तो जैसे हम जब सेल वन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे थे तो हम यहाँ पे ए बी सी डी ई इनके ऊपर आइट्रेट कर रहे थे, बट अब हमको आइट्रेट म्यू जीरो, म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री एंड म्यू फोर पे करना है, वेयर लेट से म्यू वन इज इक्वल्स टू बी प्लस वन ट्रांजेक्शन इन सी डी ई। नाउ सबसे पहले मैं इस चीज को कमेंट आउट वाले को हटा देता हूँ। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना कि k इक्वल टू टू वाले केस के अंदर अब हमको सेल न्यू की वैल्यू चाहिए जो किसके बराबर हो जाएगी, सेल प्लस वन ट्रांजेक्शन उसके आगे आने वाले एलिमेंट्स के अंदर मैं जब परफॉर्म करता हूं तो किसके आगे, जिस इंडेक्स के ऊपर आपने सेल को फिक्स किया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेक्टर बना लेता हूँ सेल न्यू करके, उसका साइज भी प्राइस के बराबर ही हो जाएगा। उसको मैं एक बार जीरो से इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो उस टाइम पे सेल न्यू एट ith इंडेक्स किसके बराबर हो जाएगा, प्राइसेस ऑफ आई, जो कि हमारी सेल की वैल्यू है और उसके आगे हमको एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी थी तो हो जाएगा प्री कंप्यूटेशन ऑन पोटेंशियल प्रॉफिट एट ith इंडेक्स। मैं एक बार इसका नाम थोड़ा और चेंज करके रख देता हूँ, प्री कंप्यूटेड पोटेंशियल प्रॉफिट फॉर K1। नाउ अब हम इस सेल न्यू के ऊपर प्री कंप्यूटेशन लगाएंगे। प्री कंप्यूटेड सेल वैल्यू जो कि एक्चुअली के अंदर मैक्स सेल इन ऑर्डर ऑफ वन वाले टाइप का ही हो जाएगा। उसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैक्स सेल न्यू इन ऑर्डर ऑफ वन विच इज इक्वल्स टू प्री कंप्यूटेड मैक्स वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर सेल न्यू वेक्टर। तो इसके थ्रू अब हमको ith इंडेक्स के आगे मैक्स वैल्यू मिल जाएगी सेल न्यू की। नाउ अब हमको मैक्स प्रॉफिट निकालना था k इक्वल टू टू ट्रांजेक्शन वाले केस के अंदर, तो मैक्स प्रॉफिट वैल्यू K2, इसको भी मैं यहाँ पे K1 लिख देता हूँ एक बार के लिए। अब मैं ये पूरे के पूरे लूप को कॉपी कर लूंगा। मैं यहाँ पे सिमिलर काम इसको जैसे कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बाद में इसके ऊपर एक पैटर्न दिखा सकूं सो डेट कि हम फर्दर केस के ऊपर इसको इजीली कैलकुलेट कर पाए। ना हमारा बाय तो यही रहेगा बट मैक्स सेल की वैल्यू अब हो जाएगी मैक्स सेल न्यू इन ऑर्डर ऑफ वन वाले वेक्टर से, और उसके बाद अगर मैक्स सेल जो है -1 के बराबर नहीं होता तो हमको पोटेंशियल प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अब हम पोटेंशियल प्रॉफिट वाला वेक्टर भी एक डिफाइन कर देते हैं। K2
ये इसके बराबर हो जाएगा, इसको मैं मैक्स सेल न्यू बोल देता हूँ, और इस वाले पार्ट की हमको अब ज़रूरत है नहीं। तो आपका जो मैक्स प्रॉफिट वैल्यू K2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, दिस, इसके बराबर हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, जब आपका प्री कंप्यूटेड पोटेंशियल प्रॉफिट K1 की वैल्यू -1 के बराबर होगी तो उस टाइम के आपका उस टाइम पे आपका सेल न्यू भी -1 के बराबर हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम के ऊपर हम वन ट्रांजेक्शन परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। नाउ फाइनली अब मैं K को जो है 3 के ऊपर मूव करता हूं, 2 से 3 के ऊपर, और ये जो है फाइनल एग्जांपल होगा। उसके बाद मैं आपको जनरली बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो 3 वाले केस के अंदर हमारी जो मैथमेटिकल टर्म बनेगी वो बन जाएगी -/1 प्लस सेल 1 -/2 प्लस सेल 2 -/3 प्लस सेल 3। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा 2 ट्रांजेक्शन ही लिखा हुआ है। तो इस केस के अंदर भी हम क्या करेंगे, बाय 1 को फिक्स कर देंगे और उसके बाद सेल 1 प्लस 2 ट्रांजेक्शन को कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो पिछली बार में हमारे पास जो सेल न्यू की वैल्यू थी वो थी सेल 1 प्लस 1 ट्रांजेक्शन। इस केस के अंदर हमारी जो न्यू सेल न्यू की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सेल 1 प्लस 2 ट्रांजेक्शन। तो इसी तरीके से आप जो है इस सेल न्यू को भी ऑर्डर फंड में कैलकुलेट कर पाओगे, जिस वजह से आपकी K=3 वाली ट्रांजेक्शन वाली केस के अंदर भी आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अगर मैं इस चीज को थोड़ा जनरलाइज करूं, अगर आपको K ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करनी है तो उस टाइम पे आप K-1 ट्रांजेक्शन का आंसर कैलकुलेट करके रख लो। आपको यह पता होना चाहिए अगर मैं एक इंडेक्स के आगे अगर K-1 ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता हूं तो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिलेगा, और ये आपको ऑर्डर ऑफ 1 में पता होना चाहिए। जिससे आप क्या करोगे, -/1 प्लस सेल 1 प्लस K-1 ट्रांजेक्शन, इसको कैलकुलेट कर रहे होगे। तो आपकी जो सेल न्यू की वैल्यू जो है वो हर बार क्या बन जाएगी, सेल 1 प्लस K-1 ट्रांजेक्शन। अब आप इन दोनों केसेस को कंपेयर करो, K=1 वाले एंड K=2 वाले केस को। सबसे पहली चीज, जो यहां पे सेल की वैल्यू थी वो प्राइसिस से आई हुई थी, बट इस केस के अंदर आपने सेल न्यू एक अलग से कैलकुलेट किया है जो सेल प्लस 1 ट्रांजेक्शन इन फॉर द टर्म्स उसके बराबर होता है, और ये सेल की वैल्यू जो है हमारी प्राइसिस से ही आती है। बट उसके बाद वाला कोड जो है वो एकदम सेम है। उसके बाद आपने सेम जो है मैक्स सेल इन ऑर्डर ऑफ 1 निकाला, इस केस के अंदर मैक्स सेल न्यू इन ऑर्डर ऑफ 1 की एक इंडेक्स के आगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल, एक इंडेक्स के आगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेल न्यू। उसके बाद आपने पोटेंशियल प्रॉफिट वाले वेक्टर को डिफाइन किया। उसके बाद आपने आइट्रेट करते हुए हर एक इंडेक्स के ऊपर पोटेंशियल प्रॉफिट निकाला। इस केस के अंदर बाय माइनस प्लस इसके बराबर था, और इस केस के अंदर हमारे पास इस केस इसके बराबर था। तो आपने हर एक इंडेक्स के ऊपर पोटेंशियल प्रॉफिट निकाल लिया, और उसके बाद आपने प्री कंप्यूटेशन लगाई उस पोटेंशियल प्रॉफिट के ऊपर, और उसके बाद आपने मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लिया एट 0th इंडेक्स। एंड वन मोर थिंग, जो हमारा प्री कंप्यूटेड पोटेंशियल प्रॉफिट था फॉर K1 वो डायरेक्टली सीधा सेल न्यू को कैलकुलेट करने में इस्तेमाल हुआ था। नाउ अगर अब आपको K=3 के लिए भी आंसर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, सेम अब आप क्या करोगे, इस प्री कंप्यूटेड पोटेंशियल प्रॉफिट K2 को यूज करते हुए सेल न्यू की वैल्यू निकाल लोगे। यहां पे सेल न्यू की वैल्यू हो जाएगी सेल प्लस 2 ट्रांजेक्शन, और उसके बाद आप सेम कोड लिखोगे और इसी तरीके से मैक्स प्रॉफिट वैल्यू एट K3 ये निकाल लोगे। एंड फिर K=4 के लिए भी क्या करोगे, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर मैक्स प्रॉफिट वैल्यू को भी आप एक प्री कंप्यूटेड वेक्टर से ही निकालोगे, जिसके अंदर आपको ये बता देगा कि एक इंडेक्स के आगे
अगर मैं 3 ट्रांजेक्शन परफॉर्म करता हूं तो मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिलेगा। तो उस वाले प्री कंप्यूटेड वेक्टर को आप दोबारा से के इक्वल टू 4 वाले केस के अंदर यूज कर लोगे, जो आपको सेल न्यू को कैलकुलेट करने में मदद करेगा, विच इज इक्वल्स टू सेल प्लस 3 ट्रांजेक्शन, और फिर सेम आपको दोबारा से ये काम करना है। बट क्योंकि k-1 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको k-2 पता होना चाहिए, k-2 पता करने के लिए आपको k-3 पता करना होगा, तो उस हिसाब से आपको 0 से लेके k-1 के आंसर भी निकालने पड़ेंगे। उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ n है, और k का जब आप कैलकुलेट कर रहे होगे आंसर, उसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है। तो आपकी जो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट गिवन डेट की आपको k ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी थी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी ऑर्डर ऑफ n इंटू k। अब कोडिंग पार्ट को देखने से पहले आप ये थोड़ा ध्यान दें कि आप किसी एक पर्टिकुलर के ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए k-1 के आंसर को स्टोर करके रखते हो और उसको फिर रीयूज करते हो के को सॉल्व करने के लिए। तो इस वजह से इसके अंदर हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाला कंसेप्ट लगा रहे होंगे। अब हम इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को थोड़ा जनरलाइज करते हैं। इसके अंदर सिर्फ प्री कंप्यूटेड पोटेंशियल प्रॉफिट है जो हमारा काम आता है प्रीवियस केस से, तो इसको छोड़ के बाकी सबको हम लोकल वेरिएबल्स बनाएंगे। बस इसको जो है हम हमारे फंक्शन के बाहर रखेंगे। एक तो मैं k=1 वाले केस को छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर सेल जो है वो प्राइसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, प्राइसेस प्लस सम अदर ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इस वजह से इसको मैं एज इट इज रखूंगा, और हम जो है इसकी प्री कंप्यूटेड पोटेंशियल प्रॉफिट वाले वेक्टर को यूज कर लेंगे। तो एक तो ना यहाँ पे 1 हटा देते हैं, और मैं इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटाता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे के के ऊपर आइट्रेट करता हूँ 2 से लेके लेट्स से टेम्प के बोल देता हूँ, जो कि 2 से लेके जाएगा के तक। इस केस के अंदर हम प्रीवियस वाले पोटेंशियल प्रॉफिट, प्री कंप्यूटेड पोटेंशियल प्रॉफिट को यूज कर रहे होंगे। तो सेम हम यहाँ पे लिख देंगे, हमारा सेल न्यू इसी तरह से रहेगा। सबसे पहले उसको डिफाइन किया, उसको फिर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट करने के टाइम पे अगर प्री कंप्यूटेड पोटेंशियल प्रॉफिट जो है -1 के बराबर है, तो सेल न्यू -1 के बराबर हो जाएगा। नहीं तो वो प्राइस आई प्लस प्री कंप्यूटेड पोटेंशियल प्रॉफिट के एट ith इंडेक्स इसके बराबर हो जाएगा। उसके बाद हमको ये वाला वेरिएबल मैं हटा देता हूँ। उसके बाद हमको मैक्स सेल न्यू चाहिए इन ऑर्डर ऑफ 1, जो प्री कंप्यूटेड मैक्स वैल्यू ऑफ सेल न्यू वैल्यू वेक्टर से मेरे को मिल जाएगा। उसके बाद मेरे को पोटेंशियल प्रॉफिट निकालना है एट के इफ वी आर डूइंग द केयर ट्रांजेक्शन, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी। एंड उसके बाद हमको प्री कंप्यूटेड पोटेंशियल प्रॉफिट निकालना है, जो कि हमारा ये वाला ही हो जाएगा, प्रीवियस वाला ही, और इसके अंदर हम इस वाली वैल्यू को भेज देंगे। और जब फाइनली हमारा ये पूरा का पूरा आ जाएगा आंसर बाहर, ये लूप से बाहर आ जाएगा हमारा आइट्रेटर, तो उस टाइम पे हम 0th वाली वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। आप इस आंसर पे थोड़ा गौर करें, ये आपको क्या दे रहा है, 0th इंडेक्स के आगे आने वाले एलिमेंट्स के अंदर जो पोटेंशियल प्रॉफिट मैक्सिमम था उसकी वैल्यू। बट जो 0th इंडेक्स के ऊपर जो पोटेंशियल प्रॉफिट मिला उसका तो हमने जिक्र किया ही नहीं, उसको भी तो कंपेयर करना था। तो इस चीज को अब हमको थोड़ा करेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे एक ग्लोबल वेरिएबल बना लेता हूं, इसको यूज कर लेते हैं हम मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू की को, मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू, उसको स्टार्टिंग में 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं। अब हमारे केस में जब k=1 ट्रांजेक्शन थी, तो उस टाइम पे मैक्सिमम प्रॉफिट वैल्यू की वैल्यू क्या हो गई थी, दिस एंड ऑल्सो दिस, क्योंकि हमको 0 से आगे जो पोटेंशियल प्रॉफिट से उसके अंदर से मैक्सिमम निकालना था, और 0th इंडेक्स के ऊपर जो पोटेंशियल प्रॉफिट था वो वाली वैल्यू भी चाहिए थी हमको। तो हमारी जो मैक्स प्रॉफिट वैल्यू है वो ये इतनी बन चुकी है, और ये चीज हम हर केस के अंदर करेंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि आपको जो है लोअर केस के ऊपर मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, क्योंकि आपको एटमोस्ट के ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी थी, एग्जैक्टली के ट्रांजेक्शन नहीं।
तो मैक्स प्रॉफिट वैल्यू को मैं इधर रख देता हूँ। इसके अंदर हम दोबारा से इस चीज को कंपेयर कर लेंगे। और ये हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। एंड वन मोर थिंग दैट आई नोटिस इज लाइक यहाँ पे एन नहीं आएगा, यहाँ पे एरे डॉट साइज आएगा। एंड ये प्री कंप्यूटेड डाटा ये यहाँ पे आएगा। अब हम इस कोड को चला के देख लेते हैं। सबसे पहले इसको रन कर लेते हैं, दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे कुछ कंपाइलेशन एरर, हाँ यहाँ पे टेम्प ये कैपिटल के थे। तो हमारे जो है ये टेस्ट केसेस चल रहे हैं, तो सबमिट करके देख लेते हैं। इसने एक जगह पे रॉन्ग आंसर दे दिया है। या ठीक है ठीक है, क्योंकि किसी किसी केस के अंदर हम एक भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर नहीं पाएंगे, तो उस केस के अंदर जो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन लगानी थी। या तो हमारा सॉल्यूशन जो है सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। सो दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो ढंग से समझ में आया होगा, आपको हर एक स्टेप्स के बारे में पता लगा होगा। और अब आपको अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इंटरव्यू में आता है तो आप इसको पूरा ढंग से एक्सप्लेन भी कर सकते हो और इसको कोड भी कर सकते हो। सो थैंक यू।